ये कहावत मशहूर है कि झूठ इतना बोलो कि वो सच लगने लगे, मगर शब्बीर का कहना है कि मुसलसल झूठ बोलना और उसको निभाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये कहानी झूठ और सच के दरमियानी सीढ़ी पर पड़ी हुई मिली थी। सच तक पहुंचने के लिए शब्बीर को बहुत जमा कर कदम रखने पड़े हैं। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये बल्दिया टाउन का वो इलाका है जहां एक नौमौलूद बच्ची की गुमशुदगी ने न सिर्फ लोगों को हैरान और परेशान कर दिया था, बल्कि पुलिस भी हरकत में आ गई थी। शब्बीर को जब इस वाक़े का इल्म हुआ तो शब्बीर इलाके में पहुंच गया और जब उसे असल कहानी का पता चला तो उसने इस हकीकी और सच्ची कहानी के किरदारों के न सिर्फ नाम बदलना जरूरी समझा, बल्कि ये फैसला भी किया कि आप इन हकीकी किरदारों की आवाज़ तो सुन सकेंगे, लेकिन बास किरदारों के चेहरे नहीं देख पाएंगे। शब्बीर हरगिज ये नहीं चाहता कि किसी के साथ पेश आने वाला कोई वाक़या इस तरह तश्तज़बाम हो जाए कि सारी जिंदगी वो किरदार किसी से नजर न मिला सके। ये एक नेक औरत की कहानी है, एक ऐसी औरत जो दूसरी औरत का दिल में दर्द रखती है। चूंकि 3 बच्चों की माँ एनी इस कहानी की हीरो है, इसलिए उसका चेहरा दिखाने में कोई हरज नहीं। अब आगे के वाक़यात को वाज़े अंदाज में समझाने के लिए शब्बीर ने एक तमसील के जरिए बात को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। बल्दिया टाउन गरीबों और मेहनत कशों की बस्ती है। इस बस्ती में एनी अपने 2 छोटे छोटे बेटों और एक बेटी के साथ रहती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि एनी घर के आंगन से ऊपर की मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंची और बंद दरवाजे पर दस्तक देने लगी। दरवाजा शाहीन की मां ने खोला। आपा, वो शाहीन बाजी हैं क्या? सो रही है, जाग रही हैं? हो तो नहीं रही, लेकिन रो रही है। रो रही हैं? मगर क्यों? उनका तो निकाह है ना। तुम अंदर आओ, अंदर आओ, तुम अंदर आके देखो। हाँ चले, मैं देखती हूँ। एनी दरवाजा खोलकर अंदर गई तो शाहीन झुलंगा पलंग पर थी, मुंह को चादर से छुपाए हुए थी और उसके बराबर में एक नौमौलूद बच्ची सो रही थी। ये बच्ची कौन है? एनी तो मेरी बहन हो ना। हाँ, मैं आपकी बहन हूँ, लेकिन आप इतने टाइम से यहाँ पे रह रही हैं, मुझे कभी गैर लगी ही नहीं। लेकिन आज रात तो आपका निकाह है ना? हाँ, रात को होगा। और ये बच्ची? ये मेरी बच्ची है। कल रात को ही पैदा हुई है। मैं समझी नहीं, आज ही निकाह और आज ही। शाहीन तेजी से बिस्तर से उठी और एनी के सामने हाथ जोड़ने लगी। एनी, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी, सब कुछ बता दूंगी। अभी मेरी इज्जत का सवाल है। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बच्ची को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लो। जैसे ही हालात ठीक होंगे मैं इसे वापस ले जाऊंगी। नहीं नहीं बाजी, मैं इसे नहीं रख सकती। मेरा शौहर तो इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। एनी प्लीज रख लो। तुम अपने शौहर से कहना कि ये तुम्हारी बच्ची है। तुम्हारा शौहर तो वैसे भी दूसरी बीवी के पास रहता है ना, तुम्हारे पास तो 4-6 महीने में ही आता है। उसे कह देना कि ये तुम्हारी बच्ची है। मुझे डर लग रहा है बाजी, ये मैं नहीं कर सकती। प्लीज एनी, प्लीज इनकार मत करना। मैं बेमौत मारी जाऊंगी। सिर्फ कुछ दिन के लिए मेरी बच्ची अपने पास रख लो प्लीज। शब्बीर ने देखा कि जैसे जिंदगी की रफ्तार सुस्त पड़ गई हो। शाहीन ने नौमौलूद बच्ची अपनी सीधी सादी मालिकन एनी के हवाले कर दी। एनी बच्ची को लेकर बाहर निकली तो शाहीन की बूढ़ी माँ एनी को एहसानमंद नजरों से देख रही थी।
ऐनी बच्ची को लेकर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरती रही। शब्बीर के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि जिस दिन शाहीन का निकाह था उसी दिन उसके यहाँ विलादत कैसे हो गई। अगर ये बच्ची उसके होने वाले शौहर से थी तो बच्ची मालिक मकान की बीवी के हवाले क्यों की गई? क्या शाहीन और उसके होने वाले शौहर ने बदनामी से बचने के लिए बच्ची को कुछ दिन के लिए किसी और के हवाले करने का मंसूबा बनाया था? और उससे भी बड़ा सवाल यह था कि ऐनी ने अपने शौहर को किस तरह कायल किया होगा कि ये बच्ची ऐनी ने जन्म दी थी, और क्या उसके शौहर ने यकीन कर लिया होगा? शब्बीर ने देखा कि ऐनी अपने शौहर को फोन कर रही थी जो अपनी दूसरी बीवी के घर में था। हाँ, हेलो ऐनी, कैसे फोन किया? वैसे मेरा इरादा था कल तुम्हारी तरफ आने का। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप अभी मेरे पास आ जाएं। अच्छा, क्यों? इस दौरान ऐनी के शौहर की दूसरी बीवी मुसलसल इशारों में हैरत और परेशानी का इजहार कर रही थी। उसकी नजरें सवालिया थीं। माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक और बेटी पैदा हुई है हमारे घर। क्या? अच्छा, मगर तुमने कभी बताया नहीं कि तुम उम्मीद से हो? हाँ वो, अरे भाई छोड़े ना ये सब। वो याद है आपको जो मैं हर महीने हॉस्पिटल दौड़े दौड़े जाती थी? आपको याद तो होगा ना? अरे हाँ, एक आध बार तो मैं भी तुमको अस्पताल लेकर गया हूँ। हाँ तो यही तो था मसला, और मैंने आपसे एक बार कहा भी था कि मैं एक बार फिर माँ बन जाऊंगी, लेकिन आप मेरी बात मजाक में उड़ा देते थे। हाँ। अब देख लीजिए, मैं मजाक थोड़ी ना कर रही थी। अच्छा बस अब जल्दी से आ जाएं, बेटी का नाम भी रखना है। अरे जबरदस्त, बस मैं अभी आया। ऐनी के शौहर ने फोन बंद कर दिया था। अरे भाई, एक और बेटी आ गई है, चलो ऐनी के घर चलना है। मुबारक हो, लेकिन आपने कभी हवा तक नहीं लगने दी। अरे छोड़ो ना, बोलो चल रही हो? नहीं, आप जाएं, मैं कल चली जाऊंगी। ओके, मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लेना। शाहीन ऐन अपने निकाह के दिन पैदा होने वाली बच्ची मकान मालकन ऐनी के हवाले करके रुखसत हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि शाहीन और उसका शौहर किसी गहरी सोच में थे। शौहर के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। शाहीन के गालों को आंसू भिगो रहे थे। मैं कैसे यकीन कर लूं? हम तो कभी तन्हाई में मिले भी नहीं। खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म ना करें। मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए। अच्छा सुनो, देखो मैं तुम्हें कोई इल्जाम नहीं दे रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बच्ची से मेरा कोई ताल्लुक है। मैं ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं बहक गई होगी, बस इतना कहता हूँ कि हमें अपने रास्ते जुदा कर लेने चाहिए। नहीं, खुदा के लिए ऐसा मत बोलें। आप डीएनए करवा लें, इत्मीनान कर लीजिए। आप तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं किसका गुनाह मेरे सर मार रही हो। देखो मैं ये तो कर सकता हूँ कि बच्ची को अपनी बच्ची समझकर बाप का नाम दे दूं, लेकिन शाहीन प्लीज मुझे और मत आजमाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपको याद नहीं है, कुछ लम्हे इंसान की जिंदगी में ऐसे आते हैं, उनमें से कुछ हमेशा के लिए याददाश्त बन के गायब हो जाते हैं। ये आपका बड़प्पन है कि मेरी बात सुन के आपने मुझे घर से नहीं निकाला। एक एहसान मुझ पे और कर दे, मेरे कहने से डीएनए करवा ले, ताकि आप और मैं मुतमईन जिंदगी गुजार सके। शाहीन का शौहर परेशानी के आलम में टहलता हुआ देखा गया और शाहीन उसकी मिन्नतें करती नजर आई। अब शाहीन को डीएनए के लिए अपनी उस बच्ची की जरूरत थी जो वो साबिका मालिकन ऐनी के हवाले कर गई थी, और साबिका मालिकन ऐनी ने अपने शौहर को बताया था कि वो इसी की बच्ची है। एक अजीब सी ड्रामाई सूरत हाल पैदा हो रही थी। ऐनी के दरवाजे पर शाहीन दस्तक दे रही थी। ऐनी ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। कौन? अरे शाहीन भाई जी, आप आइए, अंदर आइए। आए ना, बैठे।
आप तो 2 महीने पहले घर ऐसा छोड़कर गई कि आज आई हैं मिलने। सब खैरियत तो है ना? खुश रहो एनी। वो तुमने मेरा बड़ा साथ दिया है, मेरे इतने बड़े राज को छुपाया है तुमने। तुम एक बहुत नेक औरत हो और आज मैं फिर एक बार तुम्हारे आगे झोली फैलाने आई हूँ। हाय हाय, क्या हो गया? सब खैरियत तो है? कोई मसला है? आप बताएं मुझे। अच्छा आप ये बताएं, आप चाय पियेंगी? बाहर से मंगवा देती हूँ। पता है हमारे घर 4 दिन से गैस नहीं आ रही। नहीं चाय छोड़ो, चाय फिर कभी पी लेंगे। वो एनी, मुझे ना 1 हफ्ते के लिए मेरी बेटी वापस चाहिए। वो डीएनए के कुछ मसले मसाइल हैं। डीएनए? वो क्या होता है? अरे होता है कुछ। अच्छा मेरी बच्ची नजर नहीं आ रही, ठीक तो है ना? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है। वो मेरे शौहर ना अपनी दूसरी बीवी के घर लेकर गए उसे। अच्छा वो तो तुम उसे मंगवा दो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। ये ऐसी बातें कर रही हैं आप? मैं अपने शौहर से क्या कहूँगी? उन्हें थोड़ी पता है कि ये उनकी बच्ची नहीं है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। देखो एनी, मैंने कहा ना तुमसे, मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए और अगर तुमने ऐसे नहीं दी ना तो मैं उसे छीन कर ले जाऊंगी और फिर पुलिस आएगी, तुम्हें जेल हो जाएगी। एनी मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन मैं कैसे दे सकती हूँ? मैं अपने शौहर से क्या कहूँगी? आप मेरी भी तो बात समझे। देखो तुम परेशान मत हो, कह देना कि कोई बच्ची को छीन कर ले गया। छीन कर ले गया? अगर उसने जाके थाने में कंप्लेंट कर दी तो ठीक है ना। अगर वो थाने चला गया तो मैं बच्ची को कहीं भी आसपास छोड़ दूंगी और तुम्हें बता दूंगी। थाना पुलिस होने के बावजूद भी तुम्हें बच्ची बरामद हो जाएगी। ये देख लो मेरे जुड़े हुए हाथ, मुझ पर रहम करो। हम छोटे मोटे गरीब लोग हैं भाई, मैं ये सब नहीं कर सकती। तो ठीक है, तुम मेरी बच्ची वापस नहीं करोगी ना? मैं अभी थाने जाऊंगी और पुलिस वालों से कहूंगी कि तुमने मेरी बच्ची को अगवा कर लिया और फिर पुलिस आएगी, तुम्हें थाने ले जाएगी, सड़ती रहना सारी जिंदगी जेल में तुम। नहीं नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं ला कर देती हूँ। बच्ची मेरी बहन के घर है, मैं उसे फोन कर देती हूँ। लेकिन आप वापस तो कर देंगी ना? हाँ हाँ वापस कर दूंगी। तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं है क्या? अच्छा मैं चलती हूँ, थोड़ी देर में चक्कर लगाती हूँ। हाँ तुम बच्ची मंगवा लेना। शाहीन के जाते ही अचानक एनी के शौहर का फोन आ गया। हेलो एनी, घर पर हो? जी वो, हाँ मैं घर पर हूँ। हाँ वो बच्ची के कुछ कपड़े खरीदे तो मैं घर आ रहा हूँ। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? वो शायद हमारी बच्ची को कोई छीन कर ले गया। मैं उसे लेकर मार्केट गई थी और वहां पर 2 मोटरसाइकिल पे सवार लोग आए और उसे छीन कर ले गए। प्लीज प्लीज आप कुछ करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। पता नहीं कहाँ है हमारी बच्ची। ओ खुदा खैर करे। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। ओके शाहिद और उसकी बीवी एनी थाने पहुंच गए थे। बच्ची के अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो सारा ड्रामा खुल गया। पुलिस ने बच्ची भी बरामद कर ली। शाहिद, एनी और एनी की सास और बच्ची की असल मां शाहीन से भी तफ्तीश की गई, जिसके बाद एक उलझी हुई कहानी के हकीकी किरदार बोलते सुनाई दिए। क्या वजह थी अमरीन की शादी कब हुई? 1 महीना पहले बस जब ये खाली करके गई थी भाई, मकान हमारा के खाली करके गई है। उसके 1 हफ्ते बाद इसका निकाह था। इतना तो इसने छुपाई बात की अपने शौहर से, जिससे शादी हो रही थी उससे बात छुपाई? इसने अपने शौहर से भी छुपाई है कि मुझे बच्ची होने वाली है। हाँ, और जिसने रिश्ता बताया था उससे भी छुपाई। मैंने इसकी इज्जत रखी, सिर्फ ये बच्ची मैंने ली है। मैं तो ये गलती हुई, मेरा अपने ये बच्ची किसकी है क्या है मुझे इसके बारे में नहीं पता। बस इसने मेरे साथ, इसने ये बोला है बात
बच्चे हमारी घर बहुत अच्छा चल रहा था, बस समझ में नहीं आ रहा बोले थी ये बच्ची ना ये नामे पे कहीं भी छोड़ दूंगी, मिल जाएगी पुलिस वालों को, तुम्हारे पास पहुंच जाएगी ये बच्ची। मैंने इस बारे ये बात बोली। मैं 15 से 20 मिनट में यहाँ रूबी मोड़ पहुंचा हूँ। जैसे मैं पहुंचा हूँ तो ये जो है रूबी वो ब्यूटी पार्लर है, ये क्या है, वो वहाँ पर ये रो रही थी। जब रो रही थी तो मैंने कहा क्या हुआ, कह रही है ऐसे ऐसा मेरे साथ वाक्य, जैसा इसने मुझे, जैसे मैंने स्टेटमेंट दी पहले भी कहा कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, किसी के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो इसने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे छीन के गए। मैंने कहा यार, मैंने पुलिस से भी ये कहा आज तक मैंने ऐसा वाक्य सुना ना देखा। बहरहाल मैंने इसको बाइक पे बिठाया, मैंने ये इधर उधर सब जगह जंगल स्कूल इधर उधर देखा, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैं फौरन आ गया पुलिस स्टेशन। भाई मैं तो कल तक, जब तक मुझे इल्म नहीं था, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट चल रहा था कि मैं अपनी बच्ची समझ के मैं सब कुछ कर रहा था। अभी भी पुलिस बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेशन करे, अगर मेरा इस तरीके से कोई कसूर पाया जाता है मेरी गलती है, क्योंकि कानून नाफिज करने वाले इदारे इसकी वजह से बहुत परेशान हुए। तो मैं पड़ोसी की गाड़ी लेकर सीधा अपने सास ससुर के पास गया। जब सास ससुर के पास गया तो मैंने कहा ऐसे पुलिस आ रही है और इस मामले में आ रही है। उन्होंने मुझे उसी टाइम मेरे आगे दोनों भट पड़े, उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये मामला इस तरीके से। अरे मैंने कहा ये क्या कह रहे हो? कह रहे इस तरीके से ये मामला है, बच्ची किसी की थी, उससे ली थी, शायद तुम्हारे अपनी करके दी थी। मैंने कहा ठीक है। अच्छा मैंने कहा अब तुम फौरन मेरे साथ चलो, साहब आ रहे, साहब के सामने सारी बात करना। अब मैंने कहा अभी साहब रास्ते में ही है, मैं क्या फोन करके बताऊं कि मैं इस तरीके से है। जैसे साहब आए तो साहब ने इनका, मेरे ससुर का भी बयान लिया, मेरी सास का भी लिया, इसका भी बयान लिया। आपको ये नहीं पता चल सका आपकी वाइफ उम्मीद से है या उनको विलादत होने वाली है, आप इससे कैसे बाखबर रह सकते हैं? सर बात ये है कि ये मुझे जब मुझे बताती थी मुझे यहाँ तकलीफ है वहाँ तकलीफ है, मैं अपनी गाड़ी दे देता, बड़े बेटे के साथ इसको भेज देता था दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। मैं 12 घंटे काम करता हूँ, मैं कोई छुट्टी नहीं करता हूँ। सुबह से निकलता हूँ, रात को 8-9 बज जाते हैं मुझे घर जाते हुए। ये आपकी पसंद की शादी थी? जी मेरे शादी को मेरे 20 साल के करीब हो रहे हैं और मैं माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं इसमें से। तो ये बच्ची मैंने इनको दी थी, लेकिन मैंने इनको लिखकर नहीं दी थी, और कल मुझे इसकी जरूरत थी तो मैं इसको लेकर गई थी। ठीक है, वो मैं इनको इनसे लेकर गई थी तो इन्होंने ये मुझे कह रही थी कि मेरे घर में ये मसला हो जाएगा, वो मसला होगा। तब भी मैं इनको कहती रही कि कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं पता था इन्होंने इनके शोहर से क्या बोला क्या नहीं बोला, ये मुझे कुछ नहीं मालूम था। लेकिन है ना ये है कि बहरहाल मुझे बच्ची चाहिए थी, मैं अपनी बच्ची कल लेने गई। उन्होंने अपनी बहन के घर का मुझे एड्रेस दिया था, वहाँ जाकर मैं लेने गई। वहाँ इन्होंने मेरे से लड़ाई नहीं की, लेकिन इनकी बहन थोड़ा भड़क के मुझे उल्टा सीधा बोल रही थी। लेकिन मैंने कहा मुझे तो मेरी बच्ची चाहिए, मेरी जो भी मजबूरी है आप फिलहाल मुझे मेरी बच्ची दे दें। तो दी क्यों थी आपने बच्ची? ये बच्ची देने की वजह क्या थी? बस इसकी वजह थी, ये मेरा कुछ जाति मसला था, कुछ घरेलू मसले थे मेरे, इसलिए मैंने दी। लेकिन अब मैंने मेरी बच्ची ले ली है, ये मेरे पास ही रहेगी। अभी मुझे कोई और बच्ची दे रहा है। हम उसके घर पे पहुंचे फोन के रास्ते के अंदर, तो उसका साला था, उसका भाई था, उसकी माँ थी, उसकी भाभी थी। हमने बोला ये बच्ची हम नहीं लेंगे। आपके साथ कौन कौन था? मेरे साथ एनी थी, मैं थी, बस। हाँ हम 2 थे। जब बच्ची लेने गए? हाँ ठीक है। हाँ हमने बोला ये लिख के दे हमारे को बच्ची, तो जब हम लेंगे ठीक है, मैं अपने दामाद से भी ये बात करूंगी। तो मेरी बेटी ने बोला नहीं अम्मी, किसी की बच्ची ये फेंक फाक देगी तो शायद पाल लेगा। मैंने बोला नहीं हम नहीं लेंगे इस बच्ची। शब्बीर ने कहानी के तमाम किरदारों की गुफ्तगू और उनकी हरकत और सकनात से अंदाजा लगाया है कि एनी ने एक हकीकी हमदर्द खुदा तरस औरत का किरदार अदा करते हुए अपनी किराएदारनी के मुबैना करतूत पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिश की, नेकी की, लेकिन उसके बदले में उसे मीडिया और पुलिस का सामना करना पड़ा। शायद इसी को तकदीर कहते हैं, जो कभी कुछ न करने की भी सजा देती है। शब्बीर का कहना है कि ये तो एक सच्ची और हकीकी कहानी थी, लेकिन अगर ये फिक्शन या कोई फिल्मी कहानी होती तो इसके बहुत से किरदार मशकूक दिखाए जा सकते थे। कहानी को ड्रामाई मोड़ देने के लिए ये भी कहा जा सकता था कि एनी के शौहर के शाहीन के साथ खुफिया ताल्लुकात थे। इसका ताना बाना बुना जा सकता था और बच्ची का हकीकी बाप साबित किया जा सकता था, लेकिन अफसाने और हकीकत में बहुत फर्क होता है। शब्बीर तो सच लिखता है, सच बोलता है और अंदाजे लगाने से गुरेज करता है। एनी का शौहर एक अच्छे किरदार का मालिक साबित हुआ और उसने अपनी बीवी की बात मानकर बच्ची को अपनी बेटी भी तस्लीम कर लिया था।
शब्बीर का कहना है कि एनी ने किसी के मुबैना ऐप पर पर्दा डालने के लिए जो किरदार अदा किया है उसे पुलिस भी हमदर्दी और इज्जत की निगाह से देखेगी और शाहीन को उसके हाल पर छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बच्ची अब उसी के पास है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। बच्चे दिलदार होते हैं, मासूम होते हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं, वालिदैन की आंख का तारा और कलेजे की ठंडक होते हैं। ऐसा ही एक बच्चा ओकाड़ा में भी शब्बीर ने देखा था, जिसकी उम्र अभी मुश्किल से 7 बरस थी और उसने स्कूल जाना शुरू किया था। फिर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने बच्चे के वालिदैन को उजाड़ कर रख दिया। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मोहम्मद अब्बास घर आया तो उसकी बीवी के पास 2-3 महल्ले वालियां बैठी हुई थी। अरे खाने को रहने दो। अरे भाई बाजी, आज कैसे चक्कर लगा लिया आपने? अरे भाई कमेटी का हिसाब किताब करना था, इसलिए आई थी। अच्छा, वो नजर नहीं आ रहा आपका बेटा अकील कहाँ है भाई? वो तो पता नहीं कहाँ उड़ा उड़ा फिरता है, बस दुआ करो उसकी कहीं नौकरी लग जाए। हाँ इंशाल्लाह लग जाएगी। अच्छा भाई ये बताओ, ये अली हसन कहाँ है अपना? बाप ने दरवाजे से बाहर जाकर अपने 7 साल बेटे अली हसन को पुकारा, जो बच्चों के साथ खेल रहा था। अरे भाई अली हसन, अरे बेटा अली हसन, अरे मेरा बच्चा आ गया मेरे पास, इधर आजा, शाबाश। कहाँ घूम रहा है भाई? अब हम बाहर तक आएंगे। अल्लाह हाफिज। औरत ने बच्चे का गाल नोचकर चली गई और बाप ने बेटे को गोद में उठा लिया। अच्छा वैसे ये बताएं, आपने खाने का मना क्यों किया? अरे भाई खाना भी खा लेंगे, मेरी बात सुनो। अगले महीने कमेटी खुल रही है हमारी, तो क्यों ना एक छोटी सी दुकान खोलें परचून की, क्या ख्याल है? कह तो आप सही रहे, लेकिन अरे अभी तो आपके पाँव में चोट है और फिर आप खुद इतना बिजी रहते हैं, शॉप पे कौन बैठेगा? ओहो, बाजी क्या कह रही थी कि उनका बेटा बेरोजगार घूम रहा है। अरे क्यों ना उसी को लगा दे वहाँ पर। लड़का भी ठीक ठाक ही है ना? चलिए देखते हैं। अब ये बताएं, चाय तो पियेंगे ना? चाय भी नहीं पियेंगे? हाँ हाँ भाई चाय तो पिला दो। तुम भी पियोगे चाय? अरे भाई यही ला दो बस। चलिए मैं चाय। हाँ शाबाश, मैं कुछ बातें कर लूँ बच्चे से। ये बताओ तुम पूरे दिन घूमते कहाँ रहते हो? अकील मोहम्मद अब्बास के पड़ोसी का बेटा था और दोनों घरानों का एक दूसरे के घर आना जाना था। अकील काफी अरसे से बेरोजगार था, जबकि उसका एक दोस्त इरशाद भी कोई कामकाज नहीं करता था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इरशाद किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था और उसका दोस्त अकील उसकी सारी बातें सुन रहा था। अबे ओ बंद कर इसको। चलो खुदा हाफिज़। अबे यार क्या कर रहा है? सुन लिया होगा उसने। हाँ तो सुन ले, मैंने भी सब सुन लिया है। क्या बोल रहा था तू उसे? भगा कर ले जाएगा। चल फर्ज किया तूने उसे भगा लिया, रखेगा कहाँ पर? मैं भी यही सोच रहा हूँ। एक तो पैसा भी नहीं है, ऊपर से रखने की जगह भी नहीं। किसी बैंक में डाका डाल, यही हल है इसका। होश में है तू? वैसे आइडिया बुरा नहीं है तेरा। अच्छा सुन, मुझे भी कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन छोड़। क्या छोड़? बोल ना, क्या सोच रहा है? तू होटल पे चल, चाय पीते हैं, वहीं बैठ के बताता हूँ तुझे बात। चल यार चल, मैं मुझे भी दीता है। चल। अकील और इरशाद पैसे के लिए परेशान थे। अचानक अकील के जहन में एक शैतानी मंसूबे ने जन्म लिया और वो दोनों इसके बारे में सोचने लगे। बात सुन। चलो मैं बाद में बात करता हूं। बोल। कोई अमीर बंदा ढूंढ, अगवा कर लेते हैं। खूब तैयारी की है तूने मरवाने की। अपना और मेरा वजूद देख और फिर बोल, कौन सा हथियार है हमारे पास? अबे हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? किसी को बहला फुसला कर ले जाएंगे और फिर उसके घर वालों से भत्ता मांगेंगे, भत्ता। इतना आसान है बहला फुसला कर? बच्चा सोच, कोई बच्चा, अमीर बच्चा। अमीर बच्चा? अबे कहाँ, अपनी बस्ती में सब गरीब रहते हैं। एक आइडिया है,
और उसके लिए 15 दिन इंतजार करना पड़ेगा भाई। इधर मोहम्मद अब्बास कमेटी निकलने पर परचून की दुकान खोलने का मंसूबा बना रहा था और वो चाहता था कि उसके पड़ोसन का बेटा अकील दुकान पर बैठे। शब्बीर ने देखा कि अकील खाने की एक प्लेट लेकर मोहम्मद अब्बास के घर में दाखिल हुआ तो अब्बास ने उसका खैर मकदम किया। अंकल कैसी तबीयत है, पैर कैसा है आपका? हाँ शुक्र है, पहले से बेहतर है। अंकल खाला कहाँ है? खाला बेटा अंदर ही है। खाला, खाला। हाँ अकील कैसे हो, क्या लिया है इसमें? मैं ठीक हूँ खाला, आप कैसी हैं? अम्मी ने बिरयानी बनाई थी, आपके लिए भिजवाई है। बिरयानी तो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अकील बेटा, तो ये बताओ तुम्हारी नौकरी का कुछ हुआ? नहीं अंकल, कहाँ, अब तक परेशान हूँ। तो समझो तुम्हारा काम हो गया। अलीसन की माँ, अरे बोलो तो बता दूँ इसे। अभी कुछ कंफर्म थोड़ी हुआ है, लेकिन चलें, अब ये यहाँ पर है तो पूछ ही लें इससे। अच्छा बेटा बैठो। जी अंकल। 7 साला अली हसन के बाप ने अकील को बताया था कि कुछ दिनों बाद उसे कमेटी मिलेगी तो वो परचून की दुकान खोलकर उसे उस पर बिठाएगा। कमेटी का सुनकर अकील की नीयत में ऐसा फुतूर आया कि उसने एक खतरनाक मंसूबे पर अमल दरामद करना शुरू कर दिया। शब्बीर ने देखा कि अकील 7 साला अली हसन का हाथ पकड़कर दुकान की तरफ ले जा रहा था। फिर उसने बच्चे को चिप्स और बिस्किट दिलवाए। इतनी देर में अकील का दोस्त इरशाद भी आ गया। फिर वो तीनों एक मोटरसाइकिल पर नामालूम समत की जानिब जाते दिखाई दिए। 18 साला पड़ोसी अकील ने अपने दोस्त इरशाद की मदद से 7 साला अली हसन को नाहक अगवा किया, बल्कि उसे बेहोश करके कहीं झाड़ियों में छुपा दिया था। और फिर अली हसन के बाप को आवाज बदलकर फोन कर रहे थे कि 4 लाख का तावान दिया जाए वरना बच्चे को कत्ल कर दिया जाएगा। अली हसन के बाप ने फौरन पुलिस से राब्ता किया। फिर पकड़े जाने के खौफ से सफ़ाक नौजवान ने बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने लाश बरामद करके दोनों कातिलों को गिरफ्तार कर लिया। 7 साल अली हसन के सफ़ाकाना कत्ल की खबर ने अली हसन की मां को दहला कर रख दिया था। पूरा घर उजड़ चुका था। जैसे मेरे बेटे को उसने मारा ना तड़फ तड़फ के, ऐसे मैं देखना चाहती हूँ उसे भी तड़फता हुआ। जैसे मेरे बेटे को उसने छुरी के साथ काटा है, ऐसे मैं उसे भी तड़फता देखना चाहती हूँ और मेरी नजरों के सामने, अपनी नजरों के सामने देखना चाहती हूँ उसको। कि मासूम बच्चे के चेहरे और गर्दन पर छुरियां चलाई गई थीं। बच्चे ने फरियाद की होगी, बच्चा डरा होगा, अपनी माँ को याद किया होगा, बाप को पुकारा होगा, मगर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तो मुझे 26,000 रुपये की ज़रूरत थी, तो हमने ना एक दिन पहले ना प्लान बनाया दोनों ने कि मुझे भी पैसों की ज़रूरत है और उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। उन्हें शादी करनी थी लड़की भगा के। तो इसने फिर मुझे कहा कि करा कोई मोहल्ले वगैरह में है कोई ऐसा बंदा जिसके पास कमेटियाँ वगैरह डलती हैं या किसी की वो कोई पैसों वाला हो। तो मैंने कहा इनकी कमेटियाँ खुली हुई हैं। तो फिर हमारा प्लान बना के हम बच्चे को इसको किडनैप कर लेते हैं और पैसे ले के बच्चा वापस दे देंगे हम। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। उसको टेक्निकली हमने टीम बना के फ़ौरन इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। बंदे आइडेंटिफाई हो गए, रेड स्टार्ट कर दिए बंदों को अरेस्ट करने के लिए। तकरीबन 7 बजे के करीब हमने दोनों बंदे जो है ना वो अरेस्ट कर लिए थे और 9 साढ़े 9 बजे के करीब उनकी प्लांटेशन के ऊपर बच्चे की डेड बॉडी रिकवर कर ली। इसको अगवा करने के बारे में इनसे जब तफ्तीश की गई कि तुमने क्यों किया, तो जो अकील है उसको 26,000 रुपये चाहिए था और दूसरा जो इरशाद है उसने एक लड़की को घर से भगा के शादी करनी थी। तो उस हवाले से उसके अखराजात, उससे निकाह करना था और वो अखराजात के लिए जो है ना उसने ये दरिंदगी का मुजाहरा किया। शब्बीर ने 7 साला मासूम बच्चे के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया है। इस अमल से इंसाफ के तकाजे तो शायद पूरे हो जाएं, लेकिन मासूम बच्चे के अहले खाना को जो जख्म लगाए गए हैं उनका इलाज शायद ही कभी मुमकिन हो सके। शब्बीर ने 7 साला मासूम बच्चे के कातिलों को फांसी देने का मुतालबा किया है। इस अमल से इंसाफ के तकाजे तो शायद पूरे हो जाएं, लेकिन मासूम बच्चे के अहले खाना को जो जख्म लगे हैं उनका इलाज शायद ही मुमकिन हो। शब्बीर को यकीन है कि मकतूल बच्चे की माँ की आह कातिलों का हर जगह पीछा करेगी और वो जिंदा रहकर भी और मरने के बाद भी इबरत का निशान ही बना दिया जाएगा। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहां हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त
सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।